आज हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि शब्द निर्माण प्रत्येक भाषा की निरंतर चलने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक शब्द से अन्य शब्दों का निर्माण 3 प्रकार से होता है। मूल शब्द पर उसके पूर्व शब्दांश जोड़ने से, दूसरा मूल शब्द पर उसके पश्चात शब्दांश लगाने से और 2 स्वतंत्र शब्दों के योग से। अब जब मूल शब्द पर के पहले शब्दांश लगाते हैं तो वो उपसर्ग कहलाता है, और जब मूल शब्द के पीछे यानी पश्चात शब्दांश लगाते हैं तो वो प्रत्यय कहलाता है। अब उपसर्ग क्या है, इसको और अच्छे से समझना है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व अथवा पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं अथवा उसमें नई विशेषता पैदा कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। इस प्रकार उपसर्ग सार्थक खंड होते हैं। वे शब्द खंड अपने आप में अपूर्ण होते हैं, अतः उनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता। किसी अन्य के साथ जुड़ने पर ही वाक्य में उनका प्रयोग होता है। उपसर्ग किसी शब्द के आदि में जुड़ते हैं और जिस शब्द के आदि में जुड़ते हैं उसका मूल अर्थ बदल जाता है। अर्थात एक नए शब्द की रचना अथवा निर्माण हो जाता है। जैसे हार एक शब्द है जिसके सामान्यतः 2 अर्थ पराजय और गले की माला लिए जा सकते हैं, किंतु उपसर्ग के योग से हार से अनेक शब्दों की रचना हो जाएगी। अथवा यह भी कह सकते हैं कि अलग अलग उपसर्ग उसे अनेक अर्थ प्रदान करेंगे। उदाहरण में देखें, आहार, विहार, उपहार, प्रहार, निहार, संघार। इस तरह हमने देखा कि हार शब्द के आगे आ, वि, उप, प्र, नि, सम आदि उपसर्ग जोड़ने से उसके अर्थों में कितने प्रकार के परिवर्तन हो गए। अब उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के और अंग्रेजी के। चूंकि हम जानते हैं कि हिंदी भाषा में इन सभी शब्दों का सम्मेलन है, इन सभी शब्दों के सम्मेलन से आज की हमारी आधुनिक हिंदी भाषा बनी है। हमारी हिंदी भाषा में संस्कृत शब्द का बहुतायत है, इसीलिए संस्कृत शब्द के उपसर्गों का भी बहुतायत है। हिंदी जो कि विकसित हुई है आधुनिक काल में, उसमें कई भाषाएं हैं और उसके अपने उपसर्ग हैं। अरबी फारसी के शब्द भी हमारी हिंदी में काफी मिले जुले हैं और उसके भी उपसर्ग हैं, और अति आधुनिक रूप से अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग भी अब हमारी हिंदी भाषा में मिलते हैं या हम उसका रोजाना दैनंदिन में प्रयोग करते हैं। अब संस्कृत के कुछ उपसर्ग का हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे कि उपसर्ग अति, अर्थ होता है अधिक। उदाहरण के तौर पर बनने वाले शब्द हैं अत्यंत, अतिशय। दूसरा अधि, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, ऊपर, अधिनायक, अधिकार। इन सब शब्दों को हम उपसर्ग अधि लगाकर बना सकते हैं। ऐसे कई प्रकार के शब्द हैं जिसको यहाँ मैं उदाहरण लिखकर प्रस्तुत नहीं कर सकती, किंतु आप पाठ्य पुस्तक पढ़ के इसको समझ सकते हैं। अनु यानी पीछे, गौण जिसका कोई महत्व न हो या जो पीछे हो, जैसे अनुज। अनुज का अर्थ होता है छोटा। अनुचर यानी पीछे चलने वाला। अब मैं आपको संस्कृत के कुछ अन्य उपसर्ग के विषय में भी बताती हूँ। जैसे अप, इसका अर्थ होता है बुरा।
जैसे अपहरण, अपमान, अभी, सामने की, या फिर और, अभिनय, अभिभावक। अन्य है अव, अवगुण, अवनति। ऐसे सारे कई संस्कृत के उपसर्ग हैं जिसने हमारी हिंदी भाषा को समृद्ध किया है। परि अर्थात चारों ओर, परिणाम, परिक्रमा, प्र यानी अधिक, आगे, प्रति यानी विरुद्ध, सामने, प्रतिकार, प्रतिकूल, ये सभी संस्कृत के उपसर्ग हैं जिसका कि हम लोग प्रयोग अपने नित्य की भाषा में करते हैं, किंतु अधिक जानकारी न होने के कारण हमें समझ में नहीं आता है कि ये सारे शब्द संस्कृत के उपसर्ग से मिलकर बने हुए हैं। अब हम हिंदी के उपसर्ग के विषय में पढ़ेंगे। चूंकि हिंदी भाषा संस्कृत से ही निकली है, इसीलिए संस्कृत के शब्द और उपसर्ग हिंदी भाषा में अत्यधिक मात्रा में है और हिंदी के स्वतंत्र उपसर्गों की संख्या कम है संस्कृत के अपेक्षा। और अधिकांश जो हिंदी के उपसर्ग हैं उसमें कम या फिर निषेध की भावना अधिक आती है। जैसे कि उन यानी कम, 59, 49, ये हिंदी की गिनती है जिसमें कि 59 यानी 60 से पहले जो 59 आता है, 59 यानी 60 से एक कम। औ मतलब हीन भावना, कमतर, निषेध, अवगुण। कुछ इसमें सकारात्मक उपसर्ग भी हैं जैसे सु यानी अच्छा, सुपात्र, सुगम। एक बात मैं और बता दूं कि हिंदी के उपसर्ग को तद्भव उपसर्ग कहा जाता है। ये आपने शब्द विचार में पढ़ा होगा कि तद्भव शब्द वो जो कि हिंदी से बने हैं और तत्सम जो कि संस्कृत से सीधे सीधे वैसे ही बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में आ गए हैं, और तद्भव जो कि संस्कृत से आए हैं किंतु परिवर्तन के साथ आए हैं, यानी उन्होंने हिंदी भाषा में अपने आप को ढाल लिया है। तो इस तरह हिंदी के उपसर्ग को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है और संस्कृत के उपसर्ग को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया, हिंदी के अधिकतर उपसर्ग अच्छाई, बुराई, पूर्णता का अर्थ लिए होते हैं। और जब हम अपने आसपास के लोक भाषा पर नजर डालेंगे, एक दृष्टि डालेंगे, तो हमें हिंदी के बहुत सारे ऐसे उपसर्गों के साथ शब्द मिलेंगे जो कि संस्कृत से तो आए हैं किंतु उन्होंने लोक भाषा का रूप ग्रहण कर लिया है। अब हम आगत यानी विदेशी शब्दों से आए उपसर्गों की बात करेंगे जो कि मुख्य रूप से अरबी फारसी शब्दों से आए हैं। उनमें से हैं कुछ ऐसे जैसे खुश मतलब अच्छा, खुशहाल, खुश नसीब, खुश मिजाज। गैर यानी भिन्न, गैर सरकारी, गैर वाजिब, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी, गैर हाजिर, ऐसे शब्द बनते हैं इनसे। सर यानी मुख्य, सरपंच, सरताज, ऐसे शब्दों का निर्माण होता है। हमें तो पता है कि हमारी हिंदी भाषा के विकास का एकमात्र यही कारण है कि वो दूसरे शब्दों को अपने अंदर ऐसे समाहित कर लेती है, आत्मसात कर लेती है जैसे वो उसी भाषा की शब्द हो, और कुछ दिनों के पश्चात निरंतर चलने वाली वो शब्द, निरंतर प्रयोग होने वाली वो शब्द हमारी हिंदी में रच बस जाती है, उसी के अनुरूप अपना उच्चारण और रूप ग्रहण कर लेती है। और उपसर्ग में अब हम अंतिम जो देखेंगे वो है अंग्रेजी के उपसर्ग। आप लोगों को पता ही है कि आप लोग अब उपसर्ग के अंत में हम अंग्रेजी शब्दों के उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से या ऐसे भी बहुत कम ही है अंग्रेजी के उपसर्ग,
जैसे कि चीफ, डिप्टी, जनरल, वाइस, सब ऐसे कुछ ही उपसर्ग हैं जिनसे कि हमारे अंग्रेजी शब्द बनते हैं और हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। उसमें से चीफ का अर्थ होता है प्रमुख। चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मैनेजर, ऐसे कुछ शब्द चीफ से बनते हैं। फिर अगला है वायस यानी सहायक। वायसराय, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चेयरमैन, वाइस चांसलर, ऐसे शब्द बनते हैं वाइस उपसर्ग से। सब, इस उपसर्ग का अर्थ होता है अधीन, नीचे काम करने वाले, जैसे सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, सब डिवीजन। तो अभी हमने उपसर्ग का अध्ययन किया। अब हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे। तो प्रत्यय, हम जानते हैं कि प्रत्यय वो शब्दांश है जो शब्दों के पीछे लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। मुख्य रूप से प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहले हम कृत प्रत्यय को समझेंगे। जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु के साथ लगकर संज्ञा अथवा विशेषणों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि प्रत्यय है दार, धातु रूप है दुकान, शब्द है दुकानदार। प्रत्यय है वान, धातु रूप है पहल और शब्द है पहलवान। प्रत्यय है ई, धातु रूप है त्याग और उससे शब्द बन गया त्यागी। प्रत्यय है औना, धातु रूप है खेल और शब्द बन गया खिलौना। प्रत्यय है न, धातु रूप है झार और शब्द बन गया झारन। इस तरह हम देखते हैं कि जितने भी धातु रूप है वो सारी क्रिया है। दुकान, पहल, त्याग, खेल, झाड़, ये सभी क्रिया धातु रूप है जिसमें ये प्रत्यय मिलकर उनको संज्ञा या विशेषण में बदल देते हैं। अब हम तदंत प्रत्यय को देखेंगे। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तदंत प्रत्यय कहते हैं। और ऐसे शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। तद्धितांत। तो अब हम उदाहरण देखेंगे। प्रत्यय है इक, शब्द है मासिक, दैनिक। प्रत्यय है कार, शब्द है चित्रकार, पेशकार। प्रत्यय है तम, शब्द है सुंदरतम, लघुतम। प्रत्यय है ता और शब्द है पशुता, एकता। ऐसे कई प्रकार के तदंती प्रत्यय भी हमारे हिंदी शब्दों में हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा में भरे पड़े हैं। आप जब किसी पुस्तक से इसको देखेंगे तो आपको ढेरों उदाहरण इसके मिल जाएंगे। हम जानते हैं कि शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होता है। भाषा के वाक्यों की रचना इन्हीं शब्दों से होती है, लेकिन इन शब्दों को यथावत रूप में हम एक स्थान पर रख दें तो वाक्य नहीं बन सकता। वाक्यों में प्रयुक्त करने से पहले शब्दों को पद बनाया जाता है और तभी वे वाक्य में प्रयुक्त हो सकते हैं। इस तरह शब्दों को पद में जब हम रखते हैं तो वाक्य बनता है, किंतु उससे पहले शब्दों के भी कई रूप होते हैं जिसको हमने अभी उपसर्ग और प्रत्यय में सीखा। और इस तरह उपसर्ग और प्रत्यय से नए शब्दों का निर्माण होता है। अगली बार फिर एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।